So hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics and business studies with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए एंड वी आर एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशंस. सो स्टूडेंट्स, आप लोग अगर ध्यान से सुनो तो आप लोगों को एक आवाज़ आ रही होगी कच कच घड़ी के कांटे की. तो अभी लगभग 2 बज रहे हैं, 2:05. हर कोई सो चुका है, बट आई एम रिकॉर्डिंग दिस क्लास फॉर यू ऑल बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स बहुत करीब है. आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है. सो आई थॉट टू रिकॉर्ड इट एट 2 PM ओनली. सो ये जो भी मेहनत हम लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, आप लोग कर रहे हैं, हम जो भी ये मेहनत कर रहे हैं, आई होप ये रंग लाए. आई विश नथिंग बट ऑल द वेरी बेस्ट टू यू पीपल कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करो और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओ. सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर. और आज हम क्या करने वाले हैं, योर चैप्टर नंबर 9 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इस चैप्टर के बाद में केवल एक चैप्टर आपका बचेगा और अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी डिटेल में कंप्लीट OVER हो जाएगी. सो एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बेटा चैप्टर हम कैसे पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के बारे में. और एनवायरनमेंट में आप सुन रहे होंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है, ये सब चीज़ें. और चैप्टर का सेकेंड पार्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है. तो चैप्टर हम 2 भाग में पढ़ने वाले हैं, पहले तो एनवायरनमेंट और उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसके अंदर हम क्या चीज़ है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट से कि एनवायरनमेंट असल में होता क्या है. सो योर एनवायरनमेंट इज नथिंग बट जस्ट अ मिक्सचर ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स. सर ये बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है. तो बेटा बायोटिक तो होते हैं लिविंग बींग्स, जैसे कि आप लोग, हम लोग, बर्ड्स, एनिमल्स, जो भी लिविंग थिंग्स है वो तो है बायोटिक. और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है वो होती है एबायोटिक, जैसे कि एयर, sun, water. So your environment is nothing but just a mixture of biotic and abiotic elements which impacts our existence and quality of life. ये सारी चीजें मिलके हमारी लाइफ की क्वालिटी और हमारी एग्जिस्टेंस को इफेक्ट करती है. एनवायरमेंट इंक्लूड्स बायोटिक लिविंग एलिमेंट्स लाइक अस, बर्ड्स, प्लांट्स, as well as abiotic non-living elements जैसे कि air, water, land which make up our surroundings and impact our existence and quality of life, जो कि अपनी surroundings बनाती है और अपनी quality of life और existence को इफेक्ट करती है. ये तो थी एनवायरनमेंट की डेफिनेशन, बहुत ही इजी सी. चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो और भी ज़्यादा इजी है, सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट, कि हमारे इस एनवायरनमेंट की क्या एडवांटेज है, क्या सिग्निफिकेंस है. सबसे पहली सिग्निफिकेंस, एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. आप लोग जो प्रोडक्शन करते हो, हमने BST के जो हमने कोर्स करा उसमें हमने पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और 5000 कार्स का प्रोडक्शन करने वाले हो. याद आपको आ गया होगा कि हाँ सर हमने कैसे 5000 कार्स का, केवल एक आपने मूवी चलाई थी और हमारा पूरा BST का कोर्स हो गया था 5000 कार से. तो आप लोग जो 5000 कार्स का प्रोडक्शन कर रहे थे, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आपको कुछ इनपुट्स चाहिए थे, लोहा चाहिए था, इंजन चाहिए था. ये सब चीजें कहाँ से आ रही थी, इनपुट्स कहाँ से मिले आपको प्रोडक्शन के, एनवायरनमेंट से. Environment includes physical resources, mineral, wood, water, soil which are available as free gift of nature. हमारे पास में free gift है नेचर का. ट्रीज ले लो, एयर ले लो, वाटर ले लो, ये सब फ्री गिफ्ट है. एंड दे आर यूज्ड एज इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन, और हमारे प्रोडक्शन के लिए ये सब इनपुट का काम करते हैं. सेकेंड, इससे भी ज़्यादा फुद्दू पॉइंट, एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ, की एनवायरनमेंट की वजह से हम लोग जिंदा है. अगर एयर नहीं होगी तो आप सांस कैसे लोगे, ऑक्सीजन कैसे लोगे, पानी नहीं होगा तो आप लोग प्यास से मर जाओगे, खाना नहीं होगा तो आप लोग भूख से मर जाओगे. सो ये सब चीज़ें किसकी वजह से, हमारी एनवायरनमेंट की वजह से. सो योर सेकंड सिग्निफिकेंस इज एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ. थर्ड सिग्निफिकेंस जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये पॉइंट आप अच्छे से समझना क्योंकि आगे एक कंसेप्ट आने वाला है, उसमें भी ये पॉइंट हमारा बहुत काम करने वाला है.
The third significance of environment is that environment assimilates waste, कि हम जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो एनवायरनमेंट को ही एसिमिलेट करना पड़ता है। सर हम कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं? तो नालायकों, आप लोगों ने जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई थी उससे आपने कितना सारा वेस्ट प्रोड्यूस करा था। आपकी चिमनी ने इतना सारा स्मोक निकाला था, आपने इतना लिटर करा था, आपने इतना सारा कचरा वचरा फेंका था, कोई रिवर में फेंक दिया, कोई कहाँ पे फेंक दिया। तो आपने जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करा प्रोडक्शन में, उस सब को कंज्यूम करने का, एसिमिलेट करने का काम भी किसका है? हमारे एनवायरनमेंट का। इस पॉइंट पे ध्यान देना क्योंकि नेक्स्ट एक कंसेप्ट काम आने वाला है इस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज एनवायरनमेंट इनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे एनवायरनमेंट की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। आप लोग मनाली घूमने जाते हो, आप लोग गोवा घूमने जाते हो, तो क्या करने क्यों जाते हो आप लोग मनाली घूमने? सर हम पहाड़ों को देखने जाते हैं। सर हम गोवा जाते हैं बीच पे घूमने के लिए, और पता नहीं आप लोग किस किस के लिए जाते होंगे, बट ज़्यादातर बच्चे गोवा बीच पे घूमने के लिए जाते हैं और मनाली माउंटेन्स वगैरह को देखने जाते हैं। सो दीज आर व्हाट? दीज आर नथिंग बट एनवायरनमेंट, कि हम एनवायरनमेंट को देखते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमको अच्छा लगता है। सराउंडिंग्स इंक्लूड्स रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स। मैन एंजॉयज दीज सराउंडिंग्स enhancing the quality of life. So these were 4 fuddu significance of your environment, that environment offers resources for production, environment sustains life, environment की वजह से ही हम लोग जिंदा है, एनवायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट, जो हम लोग प्रोडक्शन में वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको एसिमिलेट, उसको कंज्यूम करने का काम भी हमारे एनवायरमेंट का है। एंड द फोर्थ वन, एनवायरमेंट इनहेंसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, एनवायरमेंट की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है। अब चलते हैं थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज एनवायरमेंटल क्राइसिस। कि एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है? आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो भी देख रहे होंगे, आप लोग कई लोगों को सुनते भी होंगे, ग्रेटा थनबर्ग वगैरह। ग्रेटा थनबर्ग को मत सुनना, बट आप वैसे भी पढ़ते होंगे, करते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। तो यहाँ से चालू होता है हमारा असली इंटरेस्टिंग चैप्टर, एनवायरमेंटल क्राइसिस। और एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है वो बहुत ही ईजी है, लेकिन कई बच्चे उसको थोड़ा मुश्किल लेते हैं कि यार इसको रटना पड़ रहा है डेफिनेशन को। तो आज आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, आपका दोस्त आपको याद करवा के जाएगा कि एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है। तो एनवायरमेंटल क्राइसिस को बताने से पहले मैं आपको 2 कंसेप्ट बताना चाहता हूं, एंड दैट इज व्हाट? एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, की ये दोनों चीजें क्या है। सबसे पहले एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ाते टाइम एक पॉइंट बताया था, दैट एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। हाँ सर आपने बताया था, हम लोग प्रोडक्शन में जो वेस्ट कर रहे थे, हमारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको कंज्यूम करने का, एसिमिलेट करने का काम हमारे एनवायरनमेंट का ही है। तो एनवायरनमेंट कितने वेस्ट को एसिमिलेट कर सकता है, कितने वेस्ट को कंज्यूम कर सकता है? दैट इज नथिंग बट एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आप लोग 100 बिस्लरी की बोतल पी के, प्लास्टिक की बोतल पी के फेंक देते हो और वो 100 को कंज्यूम कर सकता है, तो दैट इज एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर आप लोग 120 बिस्लरी की प्लास्टिक की बोतल फेंक रहे हो और वो उसको कंज्यूम नहीं कर पाए, तो क्या होगा? तो होगा एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो यहां से ये समझ में आता है कि एनवायरमेंटल, चलो बाद में समझेंगे, अभी आप लोगों को ये समझ में आ गया कि एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट क्या है, कि सर एनवायरनमेंट कितने वेस्ट को एसिमिलेट कर सकता है, वो होती है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। अब चलते हैं कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट के ऊपर, कि कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। तो आप लोग गाड़ी चलाते हो? हाँ सर बिल्कुल चलाते हैं, हम इधर उधर गेड़ी मारते रहते हैं, कभी इधर घूम रहे हैं कभी उधर घूम रहे हैं। आप लोग को पेट्रोल डलाना पड़ता है? सर बिल्कुल डलाना पड़ता है। आप लोग खाना खाते हो, आप लोग पानी पीते हो, तो आप लोग ये सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इनको यूज कर रहे हो, उतना ही वो वापस से रीजनरेट हो रहा है। आप लोग पानी पी रहे हो तो ग्राउंड वाटर से पानी निकल रहा है, तो जो आप पानी पी रहे हो वापस से ग्राउंड वाटर में उतना ही रीजनरेट हो रहा है बारिश की वजह से। आप लोग जो पेट्रोल भरा के गाड़ी चला रहे हो उतना ही वापस से रीजनरेट हो रहा है, दुबई में कहीं पे भी वो रीजनरेट हो रहा है, बट वो हो रहा है, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट।
एनवायरनमेंट कि जितना हम एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उतना ही वो वापस से रीजनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम इतना सारा पानी पी रहे हैं ग्राउंड वाटर से निकाल के, तो वापस से बारिश आ रही है और वापस से ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। वो जो बैलेंस होता है दैट इज नथिंग बट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट कि जितना हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जितना हम ग्राउंड वाटर से पानी पी रहे हैं उतना वापस से ग्राउंड वाटर में रीजनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। अगर उतना रीजनरेट नहीं हो रहा तो क्या होगा, तो होगा एनवायरमेंटल क्राइसिस। यानी कि आप जितना पानी ग्राउंड वाटर से पी रहे हो अगर वापस से उतना रीजनरेट नहीं हो रहा, सो दैट इज एनवायरमेंटल क्राइसिस। अगर आप जितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो अगर वो उसकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज्यादा है तो क्या होगा, एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो आज आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगी आपको एनवायरमेंटल क्राइसिस की डेफिनेशन, दैट योर एनवायरमेंटल क्राइसिस अकर्स व्हेन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इज चैलेंज। जब एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी चैलेंज हो जाएगी। और एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी कैसे चैलेंज होएगी, जब जितना हम पानी पी रहे उतना वापस से ग्राउंड वाटर में रीजनरेट नहीं हो पा रहा through excessive exploitation of natural resources or when generation of waste exceeds the absorptive capacity of the environment, या फिर जो हम वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं वो एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए तो होगा एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो मैंने आप लोगों को दो कंसेप्ट समझाए और दोनों कंसेप्ट में एनवायरमेंटल क्राइसिस को समझा दिया कि एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है। या तो हम ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं एनवायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से, या फिर जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम पानी निकाल रहे हैं, उससे ज्यादा हम पेट्रोल गाड़ियों में उड़ा रहे हैं, तो क्या होगा, तो होगा बेटा एनवायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है सर, हमको ये चीज भी समझ में आ गई कि एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है। अब चलते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये तो थी मोटी मोटी बात कि एनवायरमेंटल क्राइसिस कैसे होगा। या तो हम ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे हमारे एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से, या फिर हम ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा। अब चलते हैं कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस कि ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है, ग्रेटा थनबर्ग को आना पड़ रहा है, सदगुरु को एक नई चेन चालू करनी पड़ रही है और भी बहुत सब, तो इसके असल में कॉजेज क्या है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये सब चीज़ क्या है इनको डिटेल में समझ लेते हैं। और डिटेल में क्या समझना है यार, मैंने ऐसी ऐसी फोटोज लगाई है कि आप बस सुनते हुए चलो, आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट फॉरमोस्ट कॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल क्राइसिस इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जो हमारी पॉपुलेशन है वो एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो जो हमारी लैंड है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है और उसकी वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रहा है। आने चैप्टर के आगे जब आप जाओगे तो मैं आपको कुछ स्टैट्स बताऊंगा कि हमारा इंडिया वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग 18% हमारी इंडिया में है, लेकिन वर्ल्ड का केवल 2.5% ही लैंड है हमारे पास। तो इस लैंड पे जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग बाग को रहने के लिए घर चाहिए और फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ योर एनवायरमेंटल क्राइसिस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड हैज ट्रेमेंडसली इंक्रीज्ड एंड कंसिक्वेंटली लैंड हैज बीन एक्सप्लॉइटेड। इट हैज कॉज्ड सब्सटेंशियल कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। और आप सुनते होंगे ना कि फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, कैसी, जंगल काटे जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो जंगल काट के रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, उनको शहर वगैरह बनाया जा रहा है और इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर ऑफ योर, फर्स्ट कॉज ऑफ योर एनवायरमेंटल क्राइसिस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट कॉज इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, क्योंकि इंडिया में और जनरली भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, वो भी एनवायरमेंटल क्राइसिस का एक कॉज है। सर गरीबी कैसे हो सकता है एनवायरमेंटल क्राइसिस का कॉज? तो बेटा गरीबी में क्या होता है आप लोग नहीं समझोगे क्योंकि आप लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी है, बट कई लोग इतने गरीब हैं तो वो अपनी सब्सिस्टेंस के लिए, अपने रहन सहन के लिए वो
पेड़ों को काटते हैं और उसको बेचने का काम करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ योर एनवायरमेंटल क्राइसिस. वाई? बिकॉज लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज वेरी पुअर. दे कट ट्रीज फॉर फ्यूल वुड विच दे सेल टू अर्न देयर लाइवलीहुड. वो अपने सब्सिस्टेंस के लिए, अपने रहन सहन के लिए पेड़ों को काटते हैं ताकि वो उसको बेच पाए. दिस कॉज मासिव इरोजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और इनकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा मैसिव इरोजन हो रहा है. सर ऐसे थोड़ा ना होता होगा, बट बेटा ऐसा असल में होता है. आप लोग शहरों में रहते हो, आपको पता नहीं है. अगर आप गांव खेड़ों में जाओगे तो दिस इज सच में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. लोग बाग बहुत गरीब है और वो पेड़ों को काट काट के कैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन. बेटा सब एकदम मतलब क्या बोलते हैं इसको, कोई समझाने वाली बात नहीं है कि शहरीकरण जो हो रहा है, शहर जो इतने ज़्यादा बने जा रहे हैं, और शहर बनने की वजह से क्या हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है और वहाँ पे रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स बनाई जा रही है. आप लोग किसी भी सिटी में होंगे, जैसे मैं जयपुर सिटी से हूँ, जयपुर राजस्थान, तो पहले जयपुर एक चार दरबार में मेन समटा हुआ था, केवल चार दीवारी थी. आप लोगों ने देखा भी होगा चार दीवारी क्या है. और उसके आगे थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर फैला हुआ था, लेकिन आज मैं आपको बताऊं तो चार दीवारी से 30 किलोमीटर इधर चल जाओ, 30 किलोमीटर पूरा फैल चुका है जयपुर. या आप कोई सी भी सिटी में हो गया, आप अपने पेरेंट्स से पूछना आज ही जाके, मतलब अभी तो फिर भी 2 बज रहे हैं, आप कल आप लोग उठोगे तो अपने पेरेंट्स से पूछना कि पापा पहले हमारी सिटी कितनी सी थी. वो आपको बताएंगे पहले यहाँ तक था, लेकिन आज देखो 10 किलोमीटर इधर फैल गया, 10 किलोमीटर इधर फैल गया. तो इसकी फैलने की वजह से क्या हो रहा है, जो इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन है, तो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं और दैट इज कन्वर्टेड इनटू रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, और इसकी वजह से हमारा एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है. इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हैज रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लैंड एंड एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अदर नेचुरल रिसोर्सेज. मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स. बेटा आजकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से भी एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है. एक स्टैट है जो हम आगे भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आई गेस 1956 में, आई एम नॉट श्योर, कुछ 30 या 5 लाख कुछ व्हीकल्स थे जो कि अभी 30 करोड़ हो चुके हैं 2019 में. अभी आगे हम कवर करने वाले हैं, आई एम नॉट श्योर, बट 5 लाख कुछ थे और वो 30 करोड़ अब हो चुके हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉज. बहुत ही इजी पॉइंट है. नेक्स्ट इज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जैसे आप लोगों ने भी अपनी कंपनियां बनाई, इतने सारे लोगों ने अपनी कंपनी बना रखी है. इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है, तो जो फैक्ट्रीज होती है, जो उनकी क्या बोलते हैं इंडस्ट्रीज होती है, उसमें से जो स्मोक निकलता है और वो जो उनका वेस्ट होता है वो सब उसको रिवर्स वगैरह में डाल देते हैं. इसकी वजह से भी एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है. रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू एयर, वाटर एंड नॉइस पॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल स्मोक इज अ सीरियस पॉल्यूटेंट. ये जो इंडस्ट्रियल स्मोक होता है ये एक सीरियस पॉल्यूटेंट है. नेक्स्ट इज डिसरिगार्ड द सिविक नॉर्म्स. आप लोग एक सोसाइटी में रहते हो तो कुछ मॉरल नॉर्म्स होने चाहिए. कि आप, कुछ मॉरल नॉर्म्स होते हैं कि आप लोगों को बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, आप लोगों को टीचर्स से ऐसे बात करनी चाहिए, आप लोगों को अपने छोटे से ऐसे बात करनी चाहिए. ये मॉरल नॉर्म्स होते हैं. वैसे ही कुछ सिविक नॉर्म्स भी होते हैं कि आप लोगों को कहीं पे भी रोड पे चलते हुए थूकना नहीं चाहिए, यहाँ पेशाब करना मना है, वहाँ पे आपको ऐसे पेशाब नहीं करना चाहिए, आपको कचरा नहीं फेंकना चाहिए. ये कुछ सिविक्स नॉर्म होते हैं और फिर भी आप उन सिविक नॉर्म्स को तोड़ते हो. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ योर एनवायरमेंटल क्राइसिस. कि चलते हुए चिप्स खाए और चिप्स का पैकेट कहीं फेंक दिए, कुछ चीज़ को कहीं पे फेंक दिए, कुछ कचरा कहाँ पे फेंक दिए. द जनरल पब्लिक इन इंडिया टेंड्स टू डिसरिगार्ड द सिविक नॉर्म्स. Often roads are littered and horns, loudspeakers are indiscriminately used. जहाँ पे हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी पी 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 बजा के भूं 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 भूं, वो आपने सुना होगा ना, भों भों भों, पूरा शहर सो रहा है. सो दीज आर योर सिविक नॉर्म्स. आई होप आपको भों 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 से याद रहेगा, वो जो मीम था उससे ये वाला पॉइंट भी याद रहेगा. बहुत ईजी से पॉइंट्स थे. नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स. अभी से पहले वाले पॉइंट्स तो सारे इजी से थे, समझने वाली बातें थी कि यार सिविक नॉर्म्स को वो कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण वगैरह. मेन पॉइंट आता है यहाँ पे, ये मैं आगे भी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ.
ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे जो भी बच्चे मुझसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ढंग से पढ़ते हुए आ रखे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले क्या चलता था और ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, एकदम से जो राइज हुआ था हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में, वो कैसे हुआ था सर? आपने बताया था HYV सीड्स के द्वारा। और ये जो आपने ये भी बताया था कि ये जो HYV सीड्स है ये एक पैकेज की तरीके से आते हैं, इसमें कुछ फर्टिलाइजर भी आएगा, कुछ इंसेक्टिसाइड्स भी आएगा, एंड दे ऑल्सो नीड टू बी डीपली इरिगेटेड। तो बेटा वो केमिकल फर्टिलाइजर्स, वो इंसेक्टिसाइड्स, वो पेस्टिसाइड्स हमारी लैंड को तबाह कर रहे थे। हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन तो आ गई, जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन था राइस व्हीट, इसमें एकदम से इजाफा तो हो गया, बट दे ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड आवर लैंड व्हाट दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। आगे जाके मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि अब गवर्नमेंट क्या कर रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन तो हो गया, HYV सीड्स तो आ गए, लेकिन अब हमको हमारी लैंड बचाने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है वो बताने वाला हूं। Increasing use of insecticides, pesticides and chemical fertilizers has also added to environment pollution. So these were some of the causes of your environmental crisis. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, कि हमारे भारत देश में एनवायरनमेंट की क्या हालत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ स्टैट्स बता देता हूं जो मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि हम वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 18% हमारे इंडिया में है। वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 18% इंडिया में है, लेकिन वर्ल्ड की टोटल लैंड का केवल 2.5% है इंडिया के पास। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया की लैंड पे कितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ चुका है कि वर्ल्ड की 18% जनता, पूरे वर्ल्ड की 18% जनता केवल 2.5% लैंड पे ही रह रही है। सो यू मस्ट assume the pressure which the land is facing. So this is also one of the stat that you should consider. बेटा ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, मैं इसलिए लिखा हूँ ताकि 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में कहीं पे भी आ जाए तो आप लोगों को याद रहे कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना है इंडिया के पास में 18%, और लैंड का कितना है हमारे पास में केवल और केवल 2.5%। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रिंसिपल कंसर्न्स हमारे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के, कि कुछ मेन टॉपिक्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, कि हमारी लैंड की क्या हालत है, क्यों हो रहा है हमारा लैंड डिग्रेड। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब हम अच्छे से समझ लेते हैं। नींद बहुत भयंकर आ रही है क्योंकि सुबह जल्दी उठाता हूँ, 2:30 बज रहे हैं, बट चलो हम ये करते हैं, पहले ये करते हैं। सबसे पहले हमारा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। सो डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होता क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ लैंड होता है जब बेटा हमारा लैंड की जो फर्टिलिटी है उसका लॉस हो जाए। इट रेफर्स टू लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड विच अकर्स ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट लैंड यूज। और इनअप्रोप्रिएट लैंड यूज कैसे हो सकता है? जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काट देना, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ज्यादा पानी निकाल लेना। जैसे मैं आपको बता रहा था ना एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के टाइम पे कि हम ग्राउंड वाटर कितना पी रहे हैं और वापस से एब्जॉर्प्टिव नहीं, कैरिंग कैपेसिटी, वापस से वो रिन्यू हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इतनी बारिश हो ही नहीं रही और हम ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लिए, सो दैट ऑल्सो डिग्रेड आवर लैंड। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज। एक्सेसिव ग्रेजिंग करवाना, गायों को चराना वगैरह, उससे भी इट ऑल्सो लीड्स टू लॉस ऑफ वेजिटेशन। सो फॉरेस्ट फायर्स, अगर जंगलों में आग वगैरह लग जाती है, सो दीज आर सम रीजंस फॉर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना, फॉरेस्ट फायर्स, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, दीज आर सम ऑफ द रीजंस ऑफ योर डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। बहुत ही ईजी सा था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है बेटा? एयर में, हमारे एनवायरनमेंट में, एयर में कुछ ऐसी गैसेस का आना, जैसे कि वो गैसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। अगर ये गैस ज़्यादा हो जाए, वैसे तो ये गैसेस होती है और इन गैस को कंज्यूम भी करते हैं हमारे प्लांट्स जो होते हैं, जो ट्रीज वगैरह होते हैं, वो इन्हीं गैस को कंज्यूम करते हैं। जैसे आप लोग ऑक्सीजन लेते हो, वैसे प्लांट्स वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करते हैं। बट अगर ये गैसेस ज़्यादा हो जाए तो उसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। और इस एयर पॉल्यूशन का मेन कारण क्या है? सबसे पहला तो व्हीकुलर एमिशंस, जो आप लोग गेड़ियाँ मारते रहते हो, कारें चलाते रहते हो, बाइकें दौड़ाते रहते हो, सबसे पहला कारण तो है वो व्हीकुलर एमिशन। और जो मैं आपको स्टैट बताने की बात कर रहा था कि 1951 में केवल 3 लाख, मैंने आप लोगों को 5 लाख बोल दिया था, सॉरी, बट 1951 में केवल 3 लाख व्हीकल्स थे, जो कि अभी 30 करोड़ हो चुके हैं 2019 में।
3 लाख से 3 करोड़ हो चुके हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कितना बड़ा कॉज है हमारे वेहिकुलर एमिशन, हमारी एयर पॉल्यूशन में। द सेकंड कॉज इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो कंपनीज बन रही है, जो फैक्ट्रीज बन रही है, और उससे जो स्मोक निकलता है, उनका जो वेस्ट होता है जो वो रिवर्स में डाल देती है, कहीं पॉन्ड्स वगैरह में डाल देती है, उनका स्मोक, ये सारे भी हमारे एयर पॉल्यूशन के कारण है। स्मोक एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो हमारे एयर पॉल्यूशन की क्या 2 मेन कारण है? सबसे पहला तो वेहिकुलर एमिशन, जो आप लोग बाइकों पे, कारों पे गेड़ी मारते हो, और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। वेहिकुलर एमिशन में आपको क्या लिख के आना है? सर हम ये लिख के आएंगे कि 1951 में तो केवल 3 लाख व्हीकल थे और 2019 में वो 30 करोड़ हो चुके हैं। 3 लाख से 30 करोड़। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, एंड दैट इज योर वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है बेटा? हमारे वाटर को कंटेमिनेट करना, और वो कंटेमिनेटेड वाटर को अगर हम पिएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। कौन सी बीमारी होगी हमको? डायरिया एंड हेपेटाइटिस। तो व्हाट इज वाटर पॉपुलेशन? अगर वाटर पॉल्यूशन, अगर हमारा वाटर, हमारा पानी कंटेमिनेट हो जाए और उसको कंटेमिनेटेड वाटर को पीने से हमको बीमारी हो सकती है, जैसे कि डायरिया और हेपेटाइटिस। और क्यों होता है हमारा वाटर पॉल्यूशन? सबसे पहला इंडस्ट्रियल वेस्ट स्ट्रीमिंग इनटू रिवर। तो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कौन कौन से 2 नुकसान हुए? सर पहला तो एयर पॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रीज से स्मोक निकलता है उससे तो होता है एयर पॉल्यूशन, और दूसरा वाटर पॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट रिवर में वो निकाल देते हैं, उससे होता है हमारा वाटर पॉल्यूशन। तो हमारे वाटर पॉल्यूशन के बेटा 3 कारण है। सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल वेस्ट स्ट्रीमिंग इनटू वाटर, दूसरा डोमेस्टिक सीवरेज दैट फ्लोज इनटू रिवर्स, जो आप लोग वेस्ट प्रोड्यूस करते हो आपके घरों से, जो डोमेस्टिक कॉलोनीज वगैरह से निकल के हम रिवर्स में फेंक देते हैं, कुछ इस तरीके से। तीसरा एग्रीकल्चर रन ऑफ, जो एग्रीकल्चर, किसान वगैरह जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं बेटा, आप थोड़े अपर साइड में जाओगे, असम वगैरह इधर, तो इधर कुछ तरीके की खेती होती है ऐसे पहाड़ों के ऊपर। उधर वो पानी भी रखते हैं, वो पानी के अंदर खेती करते हैं, और वो पानी में क्या डालते हैं? HYV सीड्स जो हम लगाते हैं उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, और वो सारा का सारा पानी नदी में फेंक दिया जाता है। तो हमारे वाटर पॉल्यूशन के 3 मेन कारण है। पहला तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि रिवर में जाता है, दूसरा डोमेस्टिक सीवरेज, जो आप लोगों की गटर की, आप लोगों की उनकी जो लाइनें वो सारी जो रिवर्स में जाती है, एंड तीसरा एग्रीकल्चर रन ऑफ। और एग्रीकल्चर का कौन सा वाला वेस्टेज? जो कि होता है पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड से मिक्स्ड, जो हम पढ़ के आ चुके हैं। HYV सीड्स को प्लांट करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स चाहिए। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारी बायोडाइवर्सिटीज, कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड्स भी एक्सटिंक्ट होती जा रही है, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। सर ऐसा क्यों होता है बेटा? अगर ये स्पीशीज एंडेंजर हो जाएगी तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस खराब होता है। अगर कोई जानवर नहीं रहता है तो आप लोगों को लग रहा है ठीक है वो नहीं रहा, बट उससे कोई कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस खराब होता है, और दैट विल अल्टीमेटली इम्पैक्ट योर लाइफ्स। As per WWF, 12% of wild mammal species, 3% of bird and 19% of amphibians are critically endangered in India। बेटा इन लोग, यहाँ पे मैंने राइनो की फोटो लगाई है। आई गेस लास्ट ईयर कुछ राइनो, कुछ बहुत कम नंबर ऑफ राइनोज ही बचे हैं। कुछ टाइम बाद में ये पूरी की पूरी एक्सटिंक्ट होने वाली है, आप लोगों को राइनोज नहीं दिखेंगे। और WWF ने कहा है कि 12% ऑफ वाइल्ड मैमल्स, 3% ऑफ बर्ड भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। कोई भरोसा नहीं, कुछ साल बाद में वो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेटा, जो वेस्ट हम क्या बोलते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, जो आप लोगों ने कंपनी लगाई थी, तो जो वेस्ट वो प्रोड्यूस कर रही है उसको भी हमको मैनेज करना होगा। और अगर मैं आप लोगों को कुछ स्टैट्स बताऊं तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वेस्ट है, जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह वेस्ट निकाल रही है, वो एंटिसिपेट करा था, एक्सपेक्ट करा था, वो अराउंड 64 to 72 मिलियन है, जो कि बढ़ के 125 मिलियन टन हो जाएगा 2031 में। 64 से 72 मिलियन टन से बढ़ के 125 मिलियन टन हो जाएगा 2031 में। सो अभी बातें चल रही है कि अगर ये 130 मिलियन हो गया तो हमारा एनवायरनमेंट इसको कैसे एसिमिलेट करेगा। क्यों? क्योंकि ये
25 मिलियन टन हमारी एनवायरनमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से ज़्यादा होगा। और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होती है सर, कितना एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब कर सकता है इस वेस्ट को। तो कई सारी बातें चल रही है कि ये जो स्टैट्स निकल के आए हैं कि 2031 में इतने टन का वेस्ट होने वाला है, उसको हम कैसे एब्जॉर्ब करेंगे। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट पार्ट चैप्टर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए मेरा एग्जांपल ध्यान से सुनना। आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत करी, खुद का बिजनेस करा और आप लोग बहुत अमीर हो गए। अब आप लोग बैठे हुए हो अपनी वाइफ के साथ में ऐसे चाय पी रहे हो आराम से। आपका बेटा आता है कि पापा वो रेंज रोवर की चाबी देना। तो आप बोले अरे रेंज रोवर क्यों, ये रोल्स रॉयस की चाबी ले, तेरे बाप ने बहुत मेहनत की है यार, हम वैभव सर से पढ़े थे और उन्होंने हमको गाइडेंस दी और हमने ऐसे करके बहुत मेहनत की, ये रोल्स रॉयस की चाबी ले और जा घूम के आ। फिर वो बोलता है कि पापा रोल्स रॉयस की चाबी तो है, रोल्स रॉयस तो है, पर मैं करूं क्या इस रोल्स रॉयस का। आप बोलते हो क्यों पापा, पेट्रोल तो है ही नहीं, पेट्रोल तो सारा आपने और आपके दोस्तों ने गेड़ी मार मार के उड़ा दिया, पेट्रोल डीजल सारा का सारा आपने गेड़ी मार मार के उड़ा दिया, अब मैं क्या चलाऊं। तो ये कंसेप्ट कहता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारी प्रेजेंट की जनरेशन की नीड्स भी पूरी हो जाए और हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी इंपैक्ट ना पाए। जो गेड़ियां आप मार रहे हो वो आपके बच्चे आपके पोते भी मार पाए, जो पानी आप पी रहे हो वो आपके बच्चे आपके पोते भी पी पाए। वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स, उनकी ग्रोथ भी हो जाए और हमारी फ्यूचर जनरेशन, आपके बेटे आपके पोतों को भी वो सारे के सारे रिसोर्सेज मिल पाए। दैट इज नथिंग बट योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। What is sustainable development? It is development that meets the needs of present generation. हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड को भी हमें जो गेड़ी मारनी है वो भी मीट कर पाए, विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। सर आपने तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, हम भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। सर कैसे कर सकते हैं हम सस्टेनेबल? व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हमारी गवर्नमेंट क्या क्या स्ट्रेटेजीज निकाल रही है कि जैसे आप गेड़ी मार रहे हो वैसे ही आप लोगों के बेटे, आप लोगों के पोते भी गेड़ियां मार पाए। सो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रेटेजीज। विंड पावर, बायो कंपोस्टिंग, अब क्या है वो एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। गवर्नमेंट कहती है या कई सारी एनजीओज कहती है कि हमको नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे रिलाय करना चाहिए। सर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो कि कन्वेंशनल सोर्स नहीं होता? सर कन्वेंशनल सोर्स क्या होता है? कन्वेंशनल सोर्स होता है ट्रेडिशनल सोर्स, जो कि हम एनर्जी के लिए पहले यूज करा करते थे। और हम पहले और आज के टाइम पे क्या यूज करते हैं? थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स। आप लोगों के घर में बिजली कैसे आ रही है? सर वो बड़े बड़े तार जा रहे हैं, वहां से बिजली आ रही है, और वो तो होता है बेटा आपका थर्मल पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं वो जो हम पानी से, जो आप देखते होंगे ना डैम वगैरह बने हुए रहते हैं, वो होता है हाइड्रो पावर प्लांट्स। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी था ये थर्मल एंड हाइड्रो पावर प्लांट्स। गवर्नमेंट कहती है कि हमको रिलाय करना चाहिए सोलर और विंड एनर्जी पे। हमारे पास में भरपूर धूप है, हमारे पास में खूब सारी हवा है, हम लोगों को इसके ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, जो कि क्लीनर और ग्रीनर सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। थर्मल और हाइड्रो पावर प्लांट्स की वजह से कई तरीके की एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रही थी, तो गवर्नमेंट का कहना है अब हमको शिफ्ट हो जाना चाहिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? सोलर एंड विंड एनर्जी। India should focus on generating power through solar and wind energy which are cleaner and greener sources of energy। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी CNG इन अर्बन एरियाज। गवर्नमेंट का कहना है कि हम अर्बन एरियाज में CNG लेके आएंगे, हमारी बसेस CNG से चले, हमारे ऑटो CNG वगैरह से चले, तो उससे हमारा एयर पॉल्यूशन कम होगा। और जैसे हम आराम की सांस ले रहे वैसे ही हमारे आने वाले बेटे, हमारे पोते भी आराम की सांस ले पाए। इसके ऊपर मैं आप लोगों को एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं।
सो योर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो आपकी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, दैट इज द लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क रनिंग ऑन सीएनजी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इज द लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो कि सीएनजी के ऊपर वर्क कर रहा है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के पास में इतनी सारी बसेज है कि वो लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो चुका है सीएनजी बसेस पे काम करने वाला। और इस सीएनजी बसेस, सीएनजी ऑटो लाने की वजह से उस सिटी में पॉल्यूशन बहुत कम हो चुका है। दिल्ली सिटी में आप लोग बोलोगे अरे सर कहाँ हुआ है पॉल्यूशन कम, लेकिन पहले जो AQI था वो कई ज्यादा कम हो चुका है पहले से। अगर बढ़ा भी है तो बेटा वो किसी और रीजंस की वजह से बढ़ा है, लेकिन ये जो व्हीकुलर एमिशन हो रहा था वो हमारी सीएनजी गैसेस, सीएनजी बसेस वगैरह के आने की वजह से बहुत कम हो चुका है। और दिल्ली की देख हमारे जयपुर में भी, हरियाणा में भी, फरीदाबाद में आई गेस कुछ बसेस वगैरह चलती है, हमारे जयपुर में भी पिंक कलर की बसेस चलती है, सीएनजी बसेस, जो कि बहुत ही कम पॉल्यूशन करती है, तो हमारा एयर पॉल्यूशन इससे कम होता है। सो सेकेंड स्ट्रेटेजी सीएनजी इन अर्बन एरियाज की सीएनजी लेके आओ। आप लोग भी अपने कार वगैरह में, कई लोगों ने हो सकता है सीएनजी करा रखी हो स्विफ्ट डिजायर वगैरह में। नेक्स्ट पॉइंट इज विंड पावर। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रखा हूँ कि हमको कन्वेंशनल सोर्सेज से बढ़ के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे आना चाहिए, जैसे कि विंड पावर। हमको विंड पावर से विंड मिल्स वगैरह की, विंड मिल्स वगैरह ऐसे कुछ विंड मिल्स होते हैं, इनसे एनर्जी जनरेट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा विंड तो हमेशा ही चलती है, ये तेज तेज घूमते हैं, इनको बोलते हैं विंड मिल टर्बाइंस। ये विंड टर्बाइंस तेज तेज घूमते हैं और इससे एनर्जी जनरेट होती है। हालांकि इनको सेटअप करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कुछ सालों बाद में कुछ गवर्नमेंट ऐसी टेक्नोलॉजी वगैरह लेके आए कि ये कॉस्ट कम हो, बट हमको ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। विंड पावर कैन बी हार्नेस्ड विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इसकी वजह से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है एनवायरनमेंट पे। हवा चल रही है, हवा चलती रहेगी। Wind turbines move in wind and generate electricity without harmful emissions through though the cost of installation is very high, लेकिन इसकी cost of installation बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट इज बायोकम्पोस्टिंग, जो मैं आपको पहले भी बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे जो भी बच्चे मुझसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ढंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन। सर आपने बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था एकदम से जो क्रॉप रेवोल्यूशन आया था, क्रॉप के एकदम से बढ़ गया था, हमारा राइस, हमारे ग्रेन्स एकदम से बढ़ गया था, और वो बढ़ा था हमारे HYV सीड्स के द्वारा, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। एंड दीज HYV सीड्स कम एज ए पैकेज। इन HYV सीड्स को लगाने के लिए हमको पेस्टिसाइड भी चाहिए, फर्टिलाइजर्स भी चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स चाहिए, एंड दे ऑल्सो नीड टू बी डीपली इरिगेटेड। तो बेटा ये जो पेस्टिसाइड्स और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, ये क्या कर रहे थे? सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। इन केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से एनवायरमेंटल क्राइसिस हुआ, तो अब हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप बायो कंपोस्टिंग के ऊपर जाओ। और बायो कंपोस्टिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग को यूज करना। और ऑर्गेनिक मैं आपको पहले वाले चैप्टर में बता रखा हूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? व्हेन एन इनपुट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग बींग्स। अगर किसी लिविंग थिंग से इनपुट आएगा तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक होता है अगर किसी नॉन लिविंग थिंग से आए, अगर हम खुद ही बनाए, जैसे कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल वगैरह मिक्स करके केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स बना रहे थे, वो तो था इनऑर्गेनिक फार्मिंग। गवर्नमेंट कहती है कि आप ऑर्गेनिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग पे यूज करो, और ऑर्गेनिक इनपुट्स जैसे कि एनिमल मैन्योर, काउ डंग वगैरह, इसी को यूज करो अपने फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के रूप में। Government of India has taken a series of steps to promote organic methods of farming under the National Mission on Sustainable Agriculture. So this was your fourth point, and the next point is solar power through photovoltaic cells. आप सब लोग जानते हो सकता है आप लोगों के घर पे भी लगा हो, आजकल लोगों के घर पे भी लगाने लग गए। गवर्नमेंट का कहना है, एनजीओस का कहना है कि हमारे पास में भरपूर सूरज की रोशनी है। सूरज आज भी, कल भी था, आज भी और आने वाले कल में भी रहेगा। हमारे पास में भरपूर सूरज की रोशनी है, तो क्यों ना उसको यूज़ करा जाए एनर्जी जनरेट करने के लिए। सनलाइट इज बोथ एनवायरमेंट फ्रेंडली एज वेल एज नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारा
सनलाइट है वो नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स है। जैसे कि आपका पेट्रोल है, आपका डीजल है, वो तो फिर भी एक बार को एग्जॉस्ट हो सकता है, उसको रिन्यू होने में बहुत टाइम लगे, लेकिन हमारा सनलाइट तो नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको सोलर पावर, सोलर एनर्जी पे भी फोकस करना चाहिए, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनके ऊपर। सो दीज वर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आप भी मजे कर पाओ, आप भी गेड़ी मार पाओ, और आपके बेटे, आपके पोते, आपकी फ्यूचर जनरेशन भी वैसे के वैसे ही मजे मार पाए। चलते हैं दो कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो मैंने लास्ट में कवर करा, बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट। ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। वैसे तो आप सब लोग समझदार हो, आप सब लोग को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। अरे सर आप क्या समझाओगे हमको ग्लोबल वार्मिंग? हम बताते हैं सर। एक ग्लोबल वार्मिंग बताऊं क्या है सर? धीरे धीरे जो हमारी अर्थ है ना, हमारी दुनिया, इसका पारा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, धीरे धीरे इसका पारा बढ़ता जा रहा है, और सर क्योंकि धीरे धीरे इसका पारा बढ़ रहा है तो ये हो क्या रहा है, हमारी इंक्रीजिंगली वार्म हो रही है, और जो पोलर आइस है ना सर, वहां पे जो बर्फ है वो बर्फ पिघल रही है, और उस बर्फ के पिघलने की वजह से जो सी लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। सर हमारी धरती का पारा बढ़ रहा है, उसकी वजह से बर्फ पिघल रही है, और बर्फ पिघलने की वजह से सी लेवल यानी कि समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, एंड दैट विल अल्टीमेटली इंपैक्ट आर लाइफ। क्यों? क्योंकि नेचुरल कैलेमिटीज आएगी। सिर्फ समुद्र का पारा बढ़ने से नेचुरल कैलेमिटीज क्या क्यों आ सकती है? तो बेटा अगर आपको ये जानना है तो अपने साइंस के दोस्तों से पूछना, साइंस वगैरह पढ़ना। बट ये सी लेवल वगैरह बढ़ता है तो इससे क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस इंपैक्ट होता है, और इसकी वजह से बहुत सारी नेचुरल कैलेमिटीज आती है। जैसे कि आप लोग सुन रहे होंगे कि अभी उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, भूकंप आया, बहुत जोर का भूकंप आता है, तो पता नहीं कितने अर्थक्वेक का। और अभी कौन सी वो कंट्री थी, उसमें भी बहुत खतरनाक भूकंप आया था, यहाँ से भी बहुत सारी हेल्प भेजी गई थी किसी कंट्री में, सीरिया या मैं नाम भूल गया उसका। तो ये सब चीज़ें नेचुरल कैलेमिटीज क्यों आ रही है? बिकॉज द सी लेवल इज राइजिंग। और सी लेवल क्यों राइज हो रहा है? क्योंकि पोलर आइस पिघल रही है। और पोलर आइस क्यों पिघल रही है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एंड व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज अ सिचुएशन रेफरिंग टू ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअल बट कंसिस्टेंट इंक्रीज in global temperature owing to emission of greenhouse gases. earth surface is becoming increasingly warmer. हमारे अर्थ का जो सरफेस है वो गर्म होता जा रहा है। वार्मिंग टेम्परेचर इज एस्केलेटिंग द मेल्ट ऑफ पोलर आइस लीडिंग टू राइज इन सी लेवल। समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। कंसिक्वेंटली इकोलॉजिकल बैलेंस इज इम्पेयर्ड, इन्फ्लिक्टिंग ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। और इससे जो नेचुरल कैलेमिटीज है उनका ग्रेटर इंसिडेंस हो रहा है। कहा जा रहा है कि 2050 या 2060 में शायद मुंबई ना रहे, पूरा का पूरा समुद्र कवर कर लेगा मुंबई को। तो कई सारे प्रोजेक्ट भी बन चुके हैं कि मुंबई आगे कहाँ पे होएगा, आगे मुंबई कैसा होगा, शायद मुंबई ना रहे, ऐसा कहना है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट टॉपिक, ओजोन डिप्लीशन। के ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? तो हमारी एक ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। सर ये स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? तो बेटा शायद आप लोग 7th क्लास में पढ़ के नहीं आए। 7th क्लास में बहुत सारी लेयर्स थी एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर कोई और लेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जब ओजोन फटता है तो वो जो एक तरीके का एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि यूवी रेज, जो सूरज होता है, आप सब लोगों ने सुना होगा कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था, ये हनुमान जी की पावर थी। बट आप लोग सूरज के पास में नहीं जा सकते, आप पता नहीं कितने लाखों किलोमीटर दूर भी होगे ना तो भी आप जल जाओगे। वाई? बिकॉज ऑफ द यूवी रेज। तो वो जो सूरज है, अब मैं आप लोगों के लिए साइंटिस्ट भी बन गया हूँ, देखो आप लोगों को ये कंसेप्ट समझाने के लिए। तो जो सूरज की यूवी रेज है, उससे वो यूवी जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, यूवी रेज, उससे हमको स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर बचाता है। और धीरे धीरे वो ओजोन लेयर फटे जा रही है और ज़्यादा यूवी रेज आ रही है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। दिस रेफर्स टू रिडक्शन इन ओजोन, अ प्रोटेक्टिव लेयर। एक तरीके की प्रोटेक्टिव लेयर होती है ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एटमॉस्फेयर के अलग अलग पार्ट है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। जो आप लोग फ्लाइट्स वगैरह देखते हो ना, ट्रोपोस्फेयर में ही उड़ती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके ऊपर और भी कुछ होता है, 7th 8th क्लास में आता था। तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन लेयर होती है और धीरे धीरे वो ओजोन लेयर फटे जा रही है और उसकी वजह से
सूरज की यूवी रेज, हार्मफुल रेज आ रही है जो कि हमको इम्पैक्ट करेगी. दिस अकर्स ओइंग टू एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. मेरे को अभी तक ध्यान है 7th में पढ़ा हुआ. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFCs के द्वारा ये ओजोन लेयर फट रही है. As ozone depletes, there is greater UV rays reaching the earth, which is a danger to living organisms. और ये ज़्यादा harmful UV rays जो आ रही है, it is a danger to us people, to us living organisms. So thank you very much. This was your chapter Environment and Sustainable Development. एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट. आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएं, मैं यही कल्पना करूंगा. जिसके भी मैथ्स का हो या फिजिकल एजुकेशन, जिसका भी एग्जाम हो, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, दैट विल बी योर लास्ट चैप्टर. सो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.